तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल हम इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन अप टू डाउन है 90 डिग्री पर। तो इस पर लगने वाली जो फोर्स है वो आउटवर्ड द पेज होगी, तो इससे मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब अगर करंट कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे थर्मिस्टर में, तो इट्स मीन रेजिस्टर पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वहां पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम करने जा रहे हैं 2016 पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। Delicate instruments are often placed in a box to screen them from stray magnetic fields. What is the material used for the box and why is it chosen? तो स्क्रीनिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? वी नो दैट हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन यूज होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता है। तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम इज यूज्ड बिकॉज इट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नो, एल्यूमिनियम यूज नहीं करेंगे। बी है कॉपर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नो। सी है पॉलीथीन इज यूज्ड बिकॉज इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। नो। D है soft iron is used because it is a magnetic material. Yes, हम magnetic material use करते होते हैं तो उसके लिए हम soft iron use करते हैं। Question 32 है a positively charged metal sphere is placed midway between two previous uncharged metal rods, one of which is connected to earth. Which diagram shows the charges on the rods? तो middle में एक positive material है, यहाँ पर मैं show कर देता हूँ। इसके इर्द गिर्द two rod है, दोनों रॉड्स हैं न्यूट्रल हैं और एक रॉड को अर्थ किया गया है। इस रॉड को सपोज कर लें अर्थ किया गया है, तो यहाँ पर होगा ये कि इस रॉड में जो है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस एंड पर नेगेटिव चार्जेस गैदर हो जाएंगे और पॉजिटिव को रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव है ऑन द अदर साइड चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होगा, नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चला जाएगा रिपेल होने की वजह से, और जो पॉजिटिव जो है वो अर्थ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अर्थिंग वायर हमने कनेक्ट की हुई है तो वो अर्थ में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा इस रॉड पर। तो इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस ऑप्शन में देखते हैं? ए ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव शो किया हुआ है। बी ऑप्शन में सेम यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQ 33 देखते हैं एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इनटू अ सर्किट शोन व्हेन डिटरमिन द पावर प्रोड्यूस्ड बाय अ हीटर। ओके, हाउ आर दीज मीटर्स कनेक्टेड इन अ रिलेशन टू द हीटर? तो एमीटर और वोल्टमीटर को किस तरह कनेक्ट करेंगे? वी नो दैट एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने सर्किट का करंट फाइंड करना होता है, तो एमीटर को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, और वोल्टमीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, तो यहाँ पर कुछ इस तरह वोल्टमीटर कनेक्ट होगा। तो वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट होगा और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है एमीटर पैरेलल, नो। बी ऑप्शन है एमीटर पैरेलल, नो। सी ऑप्शन है इन सीरीज, एमीटर सीरीज में यस, और वोल्टमीटर पैरेलल में यस, तो सी पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 34 देखते हैं रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर connected to a power supply in either a parallel circuit or a series circuit. Which statement is correct? Statements को रीड करते हैं। A option है the current is the same in all resistors connected in parallel. No, parallel combination में different path होते हैं जिसकी वजह से करंट जो है डिवाइड हो जाता है, तो parallel circuit में करंट सेम नहीं रहता। B option है the current is the same in all resistors connected in series. Yes, series में जो है करंट के गुजरने के लिए एक ही पाथ होता है, इस वजह से सब रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो करता है, तो करंट सेम होता है सीरीज सर्किट में, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 35 देखते हैं द हेडलैम्प सर्किट इन अ कार इंक्लूड्स अ 7 एम्पीयर फ्यूज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्यूज? फ्यूज को क्यों लगाया गया? ऑप्शन को देखते हैं। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नो, सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करता फ्यूज। इट मेक्स इट इजियर फॉर द करंट टू फ्लो। नो, ऐसा भी नहीं होता। सी ऑप्शन इट प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम ओवरहीटिंग। यस, ये करंट की अमाउंट को कंट्रोल करता है जिससे जो वायरिंग है वो ओवरहीटिंग से बच जाती है, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 36 देखते हैं करंट कैरिंग वायर लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट एज शोन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर? तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल हम इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन अप टू डाउन है 90 डिग्री पर, तो इस पर लगने वाली जो फोर्स है वो आउटवर्ड द पेज होगी, तो इससे मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
तो ऑप्शन को देखते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, नो, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यस, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 37 है, a magnet moves up and down above a coil of wire. Okay, the bottom of the magnet moves up and down between P and R. Where is the bottom of the magnet when there is no induced electromotive force EMF in the coil? तो किस पॉइंट पर EMF इंड्यूस नहीं होगी, ये हमने देखना है। तो जब मैग्नेट रेस्ट में होगा तब EMF प्रोड्यूस नहीं होगी, तो मैग्नेट रेस्ट में होगा P पॉइंट पर और R पॉइंट पर, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो जिसकी वजह से इस P पॉइंट पर ये अपनी मोशन को चेंज करेगा, रिवर्स करेगा, तो यहाँ पर ये वन मोमेंट के लिए इन रेस्ट आएगा, और इसी तरह R पॉइंट पर भी वन मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, तो जिसकी वजह से P और R पॉइंट पर जो EMF है वो इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं, ए ऑप्शन है P एंड Q, नो, बी ऑप्शन है P एंड R, यस, तो बी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 38 है, a resistor of constant resistance and a thermistor are connected in series with the battery. A voltmeter is connected in parallel with the resistor. The temperature falls. What are the correct changes? जब टेम्परेचर फॉल होगा तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। पूरे सर्किट में करंट सेम है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। अब अगर करंट कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे थर्मिस्टर में, तो इट्स मीन रेजिस्टर पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वहां पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं, रेजिस्टर ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज होगी तो सी पार्ट, एंड वोल्टेज ऑफ रीडिंग यानी कि वोल्टमीटर के वोल्टेज, वोल्टमीटर जो है रेजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर देखें तो इसके वोल्टेज की रीडिंग डिक्रीज हो रही है, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 39 देखते हैं, a freshly made sample of radioactive material gives a count rate of 8000 counts per minute. After 20 days, it gives a count rate of 500 counts per minute. What is the half life of the material? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कितनी हाफ लाइफ पास हुई है 20 डेज में। तो इनिशियल काउंट रेट जो है वो 8000 है, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट हो जाएगा वो 8000 का हाफ हो जाएगा, तो 8000 का हाफ होता है 4000। तो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो काउंट रेट है वो आ गया है 4000 काउंट्स पर मिनट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट हाफ लाइफ है, फिर सेकंड हाफ लाइफ पास होने के बाद जो काउंट रेट है वो और डिक्रीज हो जाएगा और वो हाफ होके हो जाएगा 2000, हाफ हो जाएगा। हर हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट है वो हाफ हो जाता है। थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो काउंट रेट है वो फर्दर हाफ हो जाएगा और 2000 हाफ होता है 1000। फोर्थ हाफ लाइफ गुजरने के बाद काउंट रेट फर्दर हाफ हो जाएगा और ये 1000 का हाफ होता है 500 काउंट्स पर मिनट। इट्स मीन 4 हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट है वो 500 आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पर 4 हाफ लाइफ पास हुई है, तो यानी कि जो 20 डेज है ये 4 हाफ लाइफ का टाइम पीरियड है। तो अगर आपने 1 हाफ लाइफ का टाइम फाइंड करना हो तो टोटल टाइम 20 डेज को डिवाइड कर देंगे आप टोटल हाफ लाइफ के साथ, तो वो 4 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डेज। इट्स मीन 1 हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो 5 डेज है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 40 देखते हैं, a nucleus of uranium 92-238 decays to thorium by emitting alpha particle. What is the resulting thorium nucleus? तो resulting thorium का atomic number and atomic mass हमने find करना है। यूरेनियम 92 and 238 atomic mass है, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अब वी नो दैट कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें से एटॉमिक मास में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यानी कि 238 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 234 आएगा, एंड एटॉमिक नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो थोरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 90 होगा और एटॉमिक मास 234 होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।